अवध दरबार के हिंदू अहदेदार इसके प्रकाशन के लिए मैं इस श्रृंखला के योजनाकारों को हार्दिक बधाई देता हूँ और स्वागत करता हूँ। खासकर मैं इसके लेखक हमारे हेमंत जी के बारे में यह बताया गया कि वो इस गौरवशाली खानदान परंपरा से जुड़े हुए हैं, राजा टिकैत राय, इसका कि इस पुस्तक में विस्तार से उल्लेख हुआ है। दरअसल आज के हम इस समय में आज यहाँ मौजूद हैं, वो समय बहुत संकट और चुनौतियों का समय है, और उस संकट और चुनौतियों के समय में अगर कोई पुस्तिका जिसका कि शीर्षक हो अवध दरबार के हिंदू अहदेदार, यानी अवध दरबार, अब आप सभी जानते हैं कि अवध दरबार के जो नवाब बादशाह ये लोग मुस्लिम हुआ उन दरबारों में, और इस पुस्तिका में 500 वर्षों की एक जो है पूरा एक समाज, एक संस्कृति और एक शासन काल इसमें समोया हुआ है। यानी अकबर से लेकर के वाजिद अली शाह और उसके बाद शहजादा गिरजीस कदम, यानी जो 1857 का जो क्रांति हुई थी हमारे अवध इलाके से ही बात हुई थी, वो वहाँ तक इसको समेटा गया। और सबसे खास बात यह है कि आज इतिहास को जानने और समझने की बहुत सी पद्धतियाँ आ गई हैं, नए नए तरीके आ गए हैं, समाजशास्त्र, इतिहास, संस्कृति, इसको समझने की नई दिशाएं और नए अनुशासन। और हम आप सभी इस बात को समझते हैं कि अब इतिहास जो है राजाओं का, नवाबों का, महाराजाओं का ही नहीं होता है, बल्कि समाज और जनता का होता है। तो इतिहास को जानने के लिए, समाज को जानने के लिए जनता के नजरिए से चीज़ों को देखें। अब इस पुस्तिका के नाम से ही है कि अवध दरबार के हिंदू अहदेदार, यानी दरबार और अहदेदार। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पुस्तिका में बात दरबार की भी कही गई है, अहदेदारों की कही गई है, लेकिन दरबार और अहदेदारों की बात करते हुए ये जो हमारा अवध का समाज और ये जो पूरा गंगा जमुनी संस्कृति है, उन शासकों में भी और उन अहदेदारों में भी कैसे इस मिली जुली संस्कृति की आवाजाही थी, कैसे उसमें रचे पगे थे, ये तथ्यों के ही आधार। ये पुस्तक बहुत विश्लेषणात्मक, इसमें गुंजाइश नहीं। जाहिर है कि ये पुस्तक माना परिचयात्मक है और बहुत जरूरी पुस्तक है। यानी कि इतना लंबा अवध का इतिहास है, इतना विस्तृत है, उसके पूरे आयाम हैं हमारे इस लखनऊ शहर के। तो लखनऊ शहर के जो बहुत से पहलू हैं उनको जानने के लिए यानी कि बड़ी बड़ी पुस्तकें तो उपलब्ध हैं, लेकिन एक सहज भाषा में लिखी हुई संक्षिप्त चंद पृष्ठों में कम दाम पर अगर उसके विविध आयामों को समेटते हुए कोई पुस्तक हमारा प्रकाशित होती है, तो मैं समझता हूँ कि जन जन के बीच में लखनऊ और उसके आसपास के बहाने पूरा जो हमारा विगत है उस विगत को समझने में भी एक सहायता मिलती है। शुरुआत मैंने बताया कि 500 साल इसमें सिमटे हुए हैं, यानी अकबर से शुरुआत हुई है, इसके जो आप बोलते हैं वहाँ से। तो अकबर की चर्चा करते हुए हेमंत जी ने इसमें उल्लेख किया है कि दरबार में यानी कि टोडरमल थे, बीरबल थे, तानसेन थे। तो टोडरमल, बीरबल और तानसेन महज कुछ नाम नहीं थे। कुछ लोगों के लिए आज यानी आज की तारीख में भी 2015 में जब हम बात करते हैं तो अकबर का वो नाम नहीं लेना चाहिए, अकबर की चर्चा नहीं करना चाहिए, अकबर के मुकाबले कुछ दूसरे नाम लेना चाहिए। लेकिन अकबर होने का मतलब क्या था? अकबर ने किस तरह से जो है एक अपने शासन के दौरान भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, इसको किस तरह से पिरोया, यानी जिसके कि दरबार में टोडरमल हो, तानसेन हो, बीरबल हो, और टोडरमल
वैज्ञानिक सोच उन्होंने समाहित की। यानी कि एक मुस्लिम बादशाह, उस मुस्लिम बादशाह के शासनकाल में टोडरमल एक केंद्रीय भूमिका, तो ये एक जिसे कहा जाए कि इस पुस्तिका का एक केंद्रीय तत्व, केंद्रीय बिंदु, एक लगातार वहां से लेकर के वाहिद अली शाह, दलील सिकंदर, आसिफ उद-दौला, इन सबके दरबारों में क्या है, तो इनके दरबारों में यानी कि बहुत से समय की जरूरतें भी होती है। जाहिर है कि भारत का समाज एक हिंदू बहुल समाज, लेकिन उस हिंदी बहुल समाज में ये जो शासक एक लंबे समय में रहे हैं, वो शासक वर्ग एक ही रंग में नहीं रंगे रहे हैं, एक रंग में लगे होकर के वो शासन कर ही नहीं सकते थे। इसलिए सारे समाज की जरूरतों को शामिल करने के लिए जो जमींदार थे, जो ओहदेदार थे, तो वो सारे लोग जो है इन शासकों के साथ उनके मददगार के रूप में, एक शासक के रूप में ही नहीं बल्कि जनता के एक नुमाइंदे के रूप में भी उस पूरे शासकीय समाज में किस तरह से शामिल थे। विभिन्न मंजिलों पर इतिहास के विभिन्न घटनाओं के माध्यम से इस तरह से उसमें है। बात लखनऊ शहर पे केंद्रित है, तो लखनऊ शहर में बहुत सी चीज़ें, यानी कि अगर आप याद करें कि भाई अभी जियालाल जी का नाम, रामपाल का नाम, श्री राम रोड का, या बहुत सी ऐसी जैसे आज बहुत सी जगह हैं, बहुत सी वो हैं, उन जगहों के पीछे क्या छिपा हुआ इतिहास है। उन जगहों के पीछे तो नवाब आसिफ उद-दौला के इस समय में, यानी कि जो फैजाबाद से जब यहाँ राजधानी स्थानांतरित हुई, तो उस समय जो केंद्रीय उनके जो वित्त देखते थे, जो इस तरह की चीज़ों को देखते थे, तो एक मुस्लिम शासक के समय में भी चाहे मंदिरों का निर्माण हो, चाहे धर्मशालाओं का निर्माण हो, या दूसरे इस तरह की चीज़ों का निर्माण हो, या जो हिंदू ओहदेदार थे उनके द्वारा मज़ारों का, मस्जिदों का, तो एक पूरा मिला जुला जो काम करने की जो संस्कृति थी, आज यानी कि उसी एक मिली जुली संस्कृति के आधार पर हमारा इस समाज की नींव खड़ी हुई है। आज वो एक नकली खतरों के बीच में। तो सवाल ये है कि इस तरह की पुस्तिकाएं अगर हम इसको सिर्फ समझे, तो ये जो सारे जो तात्कालिक जो चीज़ें, जो तात्कालिक जुमलेबाजियाँ हैं, ये जुमलेबाजियाँ कहीं पृष्ठभूमि में चली जाती है, कहीं तिरोहित चली हो जाती हैं। हम अपने पड़ोसी का इतिहास जानते हैं, अपना इतिहास जानते हैं, अपने समय का इतिहास जानते हैं, तो उस दृष्टिकोण से अगर इसको पढ़ा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें बहुत से नाम हैं, अगर मैं उन नामों को लूँगा, चर्चा करूँगा तो समय ज़्यादा लगेगा, यानी कि लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप टिकैत राय का नाम सुनते हैं, झाऊलाल का नाम सुनते हैं, ये टिकैत राय, झाऊलाल का पुल की आप बात, राजा झाऊलाल थे आसिफ उद-दौला के समय में, तो उन्होंने उस पुल को बनवाया। राजा टिकैत राय, यानी ये खाली एक जिसे कहा जाए कि लाभार्थी नहीं थे कि कोई राजा हो गए, कोई ये हो गए और वो एक अपने लाभ के लिए या अपने ऐशो आराम के लिए उस शासन सत्ता में शामिल थे। राजा टिकैत राय के बारे में जो इसी पुस्तिका में ही एक उल्लिखित है कि जब आसिफ उद-दौला फैजाबाद से जब राजधानी बदल करके लखनऊ में आए, तो जो महल के जो इंट्रीग्स होते हैं, महल के जो षड्यंत्र होते हैं, उस महलों के षड्यंत्र के तहत राजा आसिफ उद-दौला की माँ और उनकी जो दादी थी जो फैजाबाद में थी, उनके विरुद्ध महल में ही षड्यंत्र होने लगे। तो किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार आसिफ उद-दौला के ही एक जिसे कहा जाए दरबार के लोगों ने किया। तो मतलब उनका जो एक वजीर है, वो वजीर है टिकैत राय, उनके जो मंत्री हैं, कितनी हिम्मत, कितना अधिकार कि वो अपने नवाब से कहते हैं देखिए ये पैसे और दौलत की जो बात है वो है, उसको आप छोड़िए, लेकिन जिस इज्जत के साथ खिलवाड़ आपके कारकुन कर रहे हैं वो बड़ी बात है। यानी कि एक पूरे अधिकार के साथ इस सारी व्यवस्था में शामिल थे। तो यह एक जो
जो एक मिली जुली संस्कृति रही है और शासकों के बीच में सत्ता का मतलब शासन करते हुए जो समाज के जो अलग अलग, चाहे वो लोकगीत रहे हो, चाहे वो जनता के दुख दर्द रहे हो, यानी कि जो निम्न जातियां, उन निम्न जातियों का भी कितना महत्व था। यानी कि उनके दरबार में जो सेवक जातियां थी, उन सेवक जातियों का भी प्रतिनिधि थे। तो एक कहां वो भी राज दरबार में, तो उनको एक पालकी की व्यवस्था करा दी गई कि वो पालकी से ले जाए जाएंगे, उसको हाथी भी और घोड़ा भी, इस तरह की व्यवस्थाएं थी यानी सम्मान के लिए। लेकिन क्योंकि वो जात से कहार थे तो कहारों ने उनकी पालकी उठाने से मना कर दिया। यानी कि आप देखें अंतर्भेद, उनके समाज ने ही मना किया। तो ये छोटे छोटे तथ्य हैं जो कि इतिहास की पुस्तकों से नदारद है, गायब है। तो जिसे कहा जाए कि जो कुछ अलक्षित चीजें जो इतिहास को लिखते हुए बड़ी बड़ी घटनाओं की चर्चा होती है, बड़े बड़े नामों की चर्चा होती है, लेकिन जो छोटे छोटे नाम जो है जो वहाँ से हाशिए पर चले जाते हैं, उन हाशिए के लोगों की इस पुस्तिका में चर्चा है। और ये इस बात का यह काम भी ये पुस्तिका करती है कि इसमें नामों का उल्लेख है, उनके कामों का संक्षेप में उल्लेख है। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो बड़ी पुस्तकों में और उसके माध्यम से जान सकते हैं। तात्पर्य कहने का ये कि हम उस इतिहास की जो नई पद्धति है कि जनता के नजरिए से चीजों को समझें। जो जनता के नजरियों से जब हम तवारीख को समझते हैं, तारीख को समझते हैं, समाज को जो समझते हैं, तो ये सारी घटनाएं जो दृश्य ओझल होती जा रही हैं, उनको केंद्र में रखना, उनको समझना। तो आज एक चुनौतीपूर्ण समय में मैं समझता हूँ कि एक इस पुस्तिका के प्रकाशन के द्वारा एक महत्वपूर्ण और एक हस्तक्षेप का कार्य हुआ है। और इस श्रृंखला की भूमिका जहाँ तक है, ये और बहुत सी, यानी कि इतने पहलू अभी लखनऊ के साहित्य के, संस्कृति के, जीवन शैली के मतलब 39 कुछ पाने के बाद भी अभी अपेक्षित हैं, वो चीज़ें आ सकती हैं। यानी कि इसी शहर में अगर आप याद करें तो मुंशी नवल किशोर का प्रेस, यानी कि जो मुंशी नवल किशोर का जो प्रेस था, जो एशिया का जो सबसे पहला प्रेस, सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस था, जो कि जहाँ की मतलब फारसी लिपि में और उसमें उर्दू सब की किताबें छपती थी जाने, और उसका इतिहास, यानी कि आज वो हाँ, तो इस तरह की चीज़ें और जो विस्तार से बहुत सी चीज़ें हैं। यानी कि अभी लखनऊ में गंगा पुस्तक माला प्रकाशित होती थी, जवाहरलाल भार्गव जी का प्रेस था और उनका जो प्रकाशन गृह था, जिसमें कि प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पांडे बेचन शर्मा उग्र, शिव पूजन सहाय, जाने कितने लोग उनकी सुधा और मातृ पत्रिका का संपादन करते थे। मैं समझता हूँ कि इस पुस्तक माला का एक पुष्प जो है उस पर भी केंद्रित किया जा सकता है। तो एक मतलब इस पुस्तक माला के माध्यम से जो एक इतिहास की जो बड़ी बड़ी पुस्तकों में जो चीज़ें नई आई हैं वो इसमें समाहित हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि आज का जो एक विषाक्त समय होता जा रहा है नकली रूप से, यानी जनता के बीच में सरकार है, जनता के बीच में मेलजोल है, जनता के बीच में एक जो है एक मतलब बहुलवादी संस्कृति का एक धारा मौजूद है। लेकिन उस बहुलवादी संस्कृति की धारा को, मेलजोल की संस्कृति को जो एक नकली तौर पर एक नष्ट करने की जो कोशिश हो रही है, एक ऐसे वातावरण में इस तरह की और भी जो काम किए जाए, जो पुस्तिकाएँ या जो लिखे जाए, जो चर्चाएँ की जाए, उनके माध्यम से जो हम एक जो है एक गंगा जमुनी सारी संस्कृति अवध की जिस तहजीब पर हमें हमेशा से नाज रहा है, जिस लखनऊ का उदाहरण समूचे देश में दिया जाता है, जिस लखनऊ के नाम पर यहाँ की नफासत, यहाँ की बोली बानी, यहाँ की जीवन शैली, वो सब यानी लखनऊ के नाम में ही समाहित है। मैं समझता हूँ कि हम सब जो इस लखनऊ शहर के बासिंदे हैं, इस लखनऊ शहर के जो पढ़े लिखने वाले लोग हैं, उन सबका ये दायित्व है कि उस अपनी एक शानदार विरासत, उस शानदार संस्कृति को समूचे अवध की ही नहीं, समूचे देश की संस्कृति तक प्रचार करें, प्रसार करें और उसके सुवास को जो है फैलाएं। मैं समझता हूँ कि आज एक पूरा वायुमंडल जो हमारा है, यानी कि जो एक हमारी जो प्राणवायु है, वो प्राणवायु जो है एक जो है अवध की संस्कृति की खुशबू में रचित
अच्छी बसी होनी चाहिए और एक पूरा एक मतलब एक जिसे कहा जाए कि एक इस तरह की मिलीजुली संस्कृति एक प्रतिरोध की भी संस्कृति है, यानी कि जो एक आतंक की संस्कृति है, जो एक दमन की संस्कृति है, उस दमन और आतंक की संस्कृति के समक्ष एक मिलीजुली संस्कृति जो है प्रतिरोध की भूमिका में आ सकती है। उस दिशा में एक छोटा सा मैं समझता हूँ कदम है। मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूँ और हेमंत कुमार जी को बधाई देता हूँ। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।